अच्छा जी, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मेल सेक्सुअल फंक्शन। तो सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी है हमारे पास बिनाइन प्रोस्टैटिक फाइब्रो एडिनोमा। इनसे ही हमें पता चल रहा है कि ये नॉन मैलिग्नेंट है। ठीक है, ये किसके अंदर होगा? ओल्डर मैन के प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ज़्यादातर ये ओल्ड मैन में होता है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगी, फाइब्रस टिश्यू जो है वो आना शुरू हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एज इंक्रीज होने की वजह से इसमें होता है हार्डनिंग, यानी फाइब्रस टिश्यू आना शुरू हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। और ज़्यादातर ये क्या कॉज करता है? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। जाहिर है वो जगह हार्ड होना शुरू हो जाएगी, स्कार बनना शुरू हो जाएगा, तो ब्लॉकेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है प्रोस्टेट का और ये भी ओल्ड एज में होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा हाइपोट्रोफी को। तो हमारे पास प्रोस्टेट जो है उसमें एबनॉर्मल सेल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैंसर है ये, तो ये फैलेगा भी, तो फैलेगा, ये बोन्स तक चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें बोन पेन होता है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आए कि बोन पेन इज़ अ सिम्टम ऑफ, तो आपने सीधा सीधा कैंसर ऑफ प्रोस्टेट को टिक कर देना है। क्यों टिक कर देना है? क्योंकि हाइपरट्रोफी हो रही है सेल्स की ड्यू टू रैपिड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो ज़्यादा दूर तक फैल रहा है, तो वो बोन्स तक चला जाता है, इस वजह से बोन पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप टेस्टिस को रिमूव कर दें, तो फिर टेस्टिस अगर हमने रिमूव कर दी तो टेस्टोस्टेरोन तो निकलेगा नहीं, तो फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स भी नहीं होगी प्रोस्टेट की। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर हम एस्ट्रोजन की एडमिनिस्ट्रेशन कर दें तो बोन पेन रिड्यूस हो सकता है। तो यानी एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा इसका हल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम बोन पेन को ही टैकल कर रहे हैं। लेकिन टेस्टिस के रिमूवल से हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है, तो काफ़ी हद तक हम कैंसर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है क्रिप्टोर्किडिज्म। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का और एमसीक्यूज़ का और वाइवा का, मतलब हर जगह ये तो ज़रूर पूछेंगे कि क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या है? फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन थ्रू इंगुइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। मतलब ये फेलियर ऑफ टेस्टिस है टू डिसेंड। ये ज़्यादातर हमारे पास कंजेनाइटल होता है कि जब बिफोर बर्थ अगर ये क्या कहते हैं नहीं डिसेंड हुए, या बर्थ के बाद 1 साल के अंदर अंदर इनको डिसेंड हो जाना चाहिए टेस्टिस को, अगर नहीं होते तो फिर एक कंडीशन क्या कहलाती है? क्रिप्टोर्किडिज्म। जी, तो अब है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपो मीन्स लेस, गोनाडिज्म मतलब गोनाड के जो हार्मोन्स हैं वो। तो इसमें क्या होगा कि जो लीडिक सेल्स हैं वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, या तो फिर कर ही नहीं रहे या कम कर रहे हैं लीडिक सेल्स जो हैं वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस, तो वो होता है हाइपोगोनाडिज्म। इसके हमारे पास फ़िलहाल 6 कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज हमारे पास है हाइपोथैलेमिक फेलियर। थैलेमिक फेलियर में हमारे पास क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं सिक्रीट कर पा रहा? या तो हाइपोथैलेमस को कोई डैमेज हुआ हुआ है या हाइपोथैलेमस का रिमूव हुआ हुआ है, उस बंदे का ही नहीं, हाइपोथैलेमस रिमूव हुआ हुआ है। दूसरा कॉज है एंटीरियर पिट्यूटरी का फेलियर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का फेलियर होगा तो एलएच भी नहीं बनेगा और एफएसएच भी नहीं बनेगा, तो जाहिर है फिर लीडिक सेल्स ने कहाँ से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, अच्छा जी, थर्ड कॉज है एनार्किज्म। एनार्किज्म क्या है कि पैदाइशी तौर पे जो टेस्टिस हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, मोनार्किज्म क्या है कि कंजेनाइटली तौर पे एक टेस्टिस एब्सेंट है। एनार्किज्म में दोनों टेस्टिस एब्सेंट होंगी। ठीक है, एनार्किज्म में दोनों टेस्टिस जो हैं वो एब्सेंट है। मोनो मीन्स 1, तो एक टेस्टिस एब्सेंट है, किसमें? कंजेनाइटली तौर पे। हमारे पास कैस्टरेक्शन। कैस्टरेक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हमने कंजेनाइटली तौर पे टेस्टिस को एब्सेंट नहीं किया, यानी बाद में हमने टेस्टिस की जो रिमूवल करी है, ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं कैस्टरेक्शन। ठीक है, 6 है हमारे पास जेनेरल एब्सेंस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन टारगेट सेल्स। इसमें क्या है हमारे पास कि एंड्रोजन के रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो वो हार्मोन बन के भी क्या फ़ायदा। अच्छा, अब हमारे पास हाइपोगोनाडिज्म की 3 टाइप्स हैं। एक प्री प्यूबर्टल, प्यूबर्टी से पहले, एक पोस्ट प्यूबर्टल, प्यूबर्टी के बाद, और एक एडिपोज जेनाइटल मतलब पैदाइशी तौर पे।
सबसे पहले हम प्री प्यूबर्टल को देख लेते हैं। प्री प्यूबर्टल में हमारे पास क्या होगा? प्री प्यूबर्टल में हमारे पास हाइट जो है वो उस बंदे की ज़्यादा होगी देन नॉर्मल। अब हाइट उस बंदे की ज़्यादा क्यों होगी देन नॉर्मल? क्योंकि उसमें उसकी बोन्स की जो है वो फ्यूजन नहीं हुई है, क्योंकि हार्मोन्स नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से बोन की फ्यूजन ना होने की वजह से उसकी हाइट लंबी हो जाएगी। बोन्स थिक भी होंगी, क्योंकि जब जितना भी मांस है वो लंबा होने में लग रहा है, तो जाहिर है वो पतला भी होना शुरू हो जाएगा। मसल्स भी वीक होंगे, क्योंकि हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या था कि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो चाइल्ड लाइक हैं। जाहिर है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करने वाला हार्मोन ही नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या होगा? उसमें वो चाइल्ड लाइक ही होंगे, वॉइस भी चाइल्ड लाइक ही होगी, और मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगी। और जो उसकी हेड के टॉप पे जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था कि वो लॉस होना शुरू हो जाती है मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी, तो वो भी नहीं लॉस होगी। उसके सर पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा। प्यूबर्टल में क्या था कि चूँकि प्यूबर्टी आई नहीं थी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो चाइल्ड लाइक ही होंगी। वो अडल्ट की फॉर्म में आई ही नहीं, तो वो चाइल्ड लाइक ही रहेंगी। पोस्ट प्यूबर्टल में क्या होगा कि जब अगर वो थोड़ी बहुत भी आ गई थी अडल्ट लाइक, तो वो रिग्रेस होने शुरू हो जाएंगी, मतलब वापस चाइल्ड लाइक आने शुरू हो जाएंगी। जैसे हमारे पास बोन्स हैं वो थिक नहीं रहेंगी, मसल भी अब थिक नहीं रहेंगे, जो भी सेक्स ऑर्गन्स अगर थोड़े बहुत बन गए थे वो भी रिग्रेस हो जाएंगे, मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी रिग्रेस हो जाएगी, वॉइस भी थोड़ी बहुत जो है वो चाइल्ड लाइक हो जाएगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि उसकी एक दफ़ा हो चुकी थी अडल्ट वॉइस यानी क्रैकिंग वॉइस, ठीक है। और हमारे पास मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी लॉस हो जाएगी। एडिपोज जेनाइटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम होता है फ्रॉलिक सिंड्रोम। ये कंजेनाइटल है। इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो जेनेटिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहा LHRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज़ ही नहीं कर रहा। कौन? हमारे पास हाइपोथैलेमस। तो फिर जाहिर है कोई LH भी नहीं निकलेगा, कोई FSH भी नहीं निकलेगा, और ना ही फिर कोई टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। तो ये क्या है हमारे पास? एडिपोज जेनाइटल या फ्रॉलिक सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिवियर ओबेसिटी से, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस का कोई एक क्या कहते हैं ऐसा सेंटर होता है जो कि इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग करने लग जाता है बंदा, और फिर ओवर ईटिंग की वजह से ज़ाहिर मोटापा चढ़ता है, ओबेसिटी आ जाएगी उस बंदे को। मतलब हम जो देखेंगे इसको किस तरीके से कि उस बंदे का हमें ज़्यादा वेट नज़र आएगा, और जो भी सेकेंडरी या सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वो ज़्यादा अच्छे से बिल्टअप नहीं हुए होंगे। अब हम आ जाते हैं हाइपरगोनाडिज्म। हाइपरगोनाडिज्म जो है वो ऑपोजिट है हाइपोगोनाडिज्म का। इसमें ज़्यादा एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की सिक्रीशन है, ठीक है। एडल्ट में अलग है और चिल्ड्रन में अलग है। सबसे पहले हम एडल्ट में देख लेते हैं। एडल्ट में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैस्कुलिनाइजिंग जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन किड्स में हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है हाइपरगोनाडिज्म में तो ज़्यादा LH FSH और टेस्टोस्टेरोन वगैरह निकल रहा है, तो क्या होगा चिल्ड्रन में? इनकी जो क्या कहते हैं हाइट है वो कम होगी। गोनाडिज्म में किड्स की हाइट जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें हार्मोन जल्दी निकल रहे हैं, तो वो जल्दी बोन्स की फ्यूजन कर देंगे, तो ज़ाहिर है हाइट छोटी रह जाएगी। और हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी जल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाइपरगोनाडिज्म का मेन फीचर है डाफिज्म, क्योंकि इस डाफिज्म का क्या मतलब होता है? शॉर्ट हाइट हो गई, वो मैंने आपको बता दिया क्यों होगी, क्योंकि अर्ली फ्यूजन हो जाएगी बोन्स की एपिफिसिस की, क्योंकि ज़्यादा हार्मोन निकल रहा है, जबकि हाइपोगोनाडिज्म में टॉल हाइट थी। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास आता है कि क्या है, तो आपने बोलना है वेस्टिजियल रेमनेंट है थर्ड आई का, ये बैक ऑफ द हेड पे होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड फंक्शन करता है डार्कनेस में, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड डार्कनेस में सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन जो है वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। पीनियल ग्लैंड हमारे पास डार्कनेस में सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन सिक्रीट करेगा हमारे पास, ठीक है, पीनियल ग्लैंड डार्कनेस में। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेलाटोनिन है वो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को,
ठीक है, जिसकी वजह से कोई गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नहीं बनेगा, नो LH नो FSH, तो फिर नो रिप्रोडक्शन। अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास ज़्यादा पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशन होगी तो फिर कोई भी गोनाडल हार्मोन नहीं बनेगा, तो मतलब हाइपोगोनाडिज्म। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशन हो गई कम तो क्या बनेगा, हाइपरगोनाडिज्म, मतलब LH और FSH ज़्यादा बनेंगे। जो पीनियल ग्लैंड है इसका हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो क्या है कि ये हमारे पास किस किस चीज़ को करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी स्लीप को बेटर करता है, मूड को भी अच्छा करता है, ठीक है, और ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी इन्हांस करता है। ये हमारे पास अच्छा जो पीनियल ग्लैंड है वो ह्यूमंस में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं फंक्शनल नहीं है। जो पीनियल ग्लैंड है वो ह्यूमंस में इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करता, इसीलिए हमने वेस्टिजियल रेमनेंट ऑफ द थर्ड आई लिखा है, जो कि बैक ऑफ द हेड पे होती है। ये ज़्यादातर फंक्शन करती है लोअर एनिमल्स में जो सीजनल फर्टिलिटी करते हैं, ठीक है। सीजनल फर्टिलिटी से क्या मुराद है कि अगर विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो डार्कनेस हो जाती है, डार्कनेस में वो मेलाटोनिन सिक्रीट करेंगे। मेलाटोनिन जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निकलने नहीं देगा, तो LH भी नहीं होगा, FSH भी नहीं होगा, तो फिर उससे क्या होगा, हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, कोई फर्टिलिटी नहीं होगी, नो रिप्रोडक्शन। वेयर एज इन समर्स हमारे पास क्या कहते हैं, वो लोग बाहर होते हैं, डार्कनेस होगी नहीं, तो पीनियल ग्लैंड अपना फंक्शन कैसे करेगा, पीनियल ग्लैंड तो डार्कनेस में फंक्शन करता है, तो इस वजह से मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट नहीं होंगे और फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।